हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, क्लास 12th के पार्ट केमिस्ट्री से हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन 16, जिसके कुछ लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी फिशर प्रक्षेप सूत्र और डीएल विन्यास की। फिशर प्रक्षेप सूत्र और डीएल विन्यास की। तो डीएल विन्यास का निर्धारण कैसे किया जाता है उसको आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मेरा आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत कम आपको नेट पर भी बहुत कम देखने को मिलेगा। इस टॉपिक के बारे में जो पॉइंट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उन पॉइंट्स के बारे में बहुत कम नेट पर एक्सप्लेन किया होगा। और आपको मैं एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा कि आपकी बुक जो है वो क्या कहती है। एक एक वर्ड आपके सामने आज क्लियर कर दूंगा। तो लेसन 16 स्टीरियो केमिस्ट्री का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डीएल विन्यास का निर्धारण। साथियों, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें। तो आज का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल बंद कर दें आप लोग, रटने की कहीं भी ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए कैसे हमने बात की थी, जैसे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, रोज़ेनॉफ ने ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानक मानते हुए, स्टैंडर्ड मानते हुए, रोज़ेनॉफ ने ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानक के रूप में लेते हुए, स्टैंडर्ड के रूप में लेते हुए डीएल विन्यास दिए थे। डीएल विन्यास दिए थे। डी उसने कब कहा था? अगर फिशर प्रक्षेप सूत्र में OH दाईं ओर है, फिशर प्रक्षेप सूत्र में OH दाईं ओर है तो डी विन्यास होगा। तो फिशर प्रक्षेप सूत्र लिखे हम, तो OH विन्यास देख लें, OH देख लें। तो OH देखते ही आपको पता लग जाए OH दाईं ओर है तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। फिशर प्रक्षेप सूत्र में OH दाईं ओर है तो होगा कौन सा विन्यास? डी विन्यास। डी विन्यास। और यही OH अगर बाईं ओर होता तो एल विन्यास होता। ये रोज़ेनॉफ द्वारा ग्लिसरॉल्डिहाइड के विन्यास बताए गए थे। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो विन्यास था वो निरपेक्ष विन्यास था, और बाकियों के विन्यास हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड से तुलना करके बताए थे। जैसे ये ब्यूटेन टूओल बनाई है, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH दाईं ओर था तो वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड था। तो ब्यूटेन टूओल में भी जब OH दाईं ओर हो जाएगा तो उसको भी हम लोग डी ब्यूटेन टूओल या डी 2 ब्यूटेनोल बोलेंगे। डी ब्यूटेन टूओल या 2 ब्यूटेनोल एक ही बात है। तो ये भी डी ब्यूटेन टूओल है। फिशर प्रक्षेप सूत्र में OH दाईं ओर हो तो डी बोल रहा है। फिशर प्रक्षेप सूत्र क्या था उसको भी एक बार देख लें। अब वापस क्लियर कर लें। तो फिशर प्रक्षेप सूत्र में हमने बात की थी कि जो दो बंध होते हैं, दो बंध, ये कागज का तल हो गया, सेंटर में प्रक्षेपण तल हो गया, प्रक्षेपण तल। तो ये फिशर प्रक्षेप सूत्र है हमारा, ये फिशर प्रक्षेप सूत्र है। तो फिशर प्रक्षेप सूत्र कहता है दो बंध जो होते हैं वो कागज के तल के ऊपर उठे होते हैं, प्रक्षेपण तल के ऊपर उठे होते हैं, और जो दो बंध होते हैं वो कागज के तल के नीचे की ओर होते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में दिखाए गए दो बंध, ये वाले दो बंध ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में, और ये वाले दो बंध क्षैतिज रेखा के रूप में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब आप देखें, ये वाले दो बंध जो हैं, जो प्रक्षेपण तल के नीचे हैं, वो ऊर्ध्वाधर रेखा पर दिखाए गए हैं। कागज के तल के नीचे वाले ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, और कागज के तल के ऊपर वाले क्षैतिज रेखा पर हैं। ये कागज के तल के ऊपर वाले हैं। श्रृंखला का पहला कार्बन बिल्कुल ऊपरी छोर पर लिखा जाता है। श्रृंखला का पहला कार्बन बिल्कुल ऊपरी छोर पर, शेष कार्बन श्रृंखला बिल्कुल नीचे वाले छोर पर। शेष कार्बन श्रृंखला नीचे वाले छोर पर आ जाती है। बाकी जो समूह बचते हैं वो दाईं ओर और बाईं ओर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में
जो बाकी बचे समूहों में से अगर OH दाईं ओर आ जाए तो D है, OH बाईं ओर आ जाए तो L है। जैसे अब देखें, अब पहले ये देख रहे फिशर प्रक्षेप सूत्र सही है क्या, ये आपने देखना है। जैसे देखो ये OH दाईं ओर है, ये भी D हो जाएगा। D ग्लीसरिक अम्ल दिया है, ये D ग्लीसरिक अम्ल, ग्लीसरिक अम्ल, इसका OH भी दाईं ओर है तो क्या है, ये भी D है। ये क्वेश्चन मार्क है मेरे पास कि ये D है या नहीं। क्यों, इसको देखकर हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये फिशर प्रक्षेप सूत्र के अकॉर्डिंग लिखा ही नहीं हुआ। पहले हमें यही देखना है कि क्या ये फार्मूला फिशर प्रक्षेप सूत्र के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो पहला कार्बन ऊपरी छोर पर बिल्कुल सही है, बाकी की कार्बन श्रृंखला नीचे वाले छोर पर बिल्कुल सही है, अन्य दो समूह दाईं और बाईं ओर बिल्कुल सही है। पहला कार्बन ऊपरी छोर पर बिल्कुल सही है, शेष कार्बन नीचे वाले छोर पर होने चाहिए। तो क्या शेष कार्बन नीचे वाले छोर पर हैं? नहीं है। इसका मतलब इसको देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि ये D है या L है, क्योंकि फिशर प्रक्षेप सूत्र में अगर OH दाईं ओर हो तो ही D होता है। अब ये फिशर प्रक्षेप सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया। फिशर प्रक्षेप सूत्र कहता है पहला कार्बन बिल्कुल ऊपरी छोर पर होता है, शेष कार्बन श्रृंखला बिल्कुल नीचे के छोर पर होती है। इसका मतलब इसने फिशर प्रक्षेप सूत्र को रोटेट किया हुआ है। ये जो है फिशर प्रक्षेप सूत्र को घूर्णित किया हुआ है। फिशर प्रक्षेप सूत्र जो है यहाँ घूर्णित किया हुआ है, एक्चुअल फॉर्म में नहीं है। तो फिशर प्रक्षेप सूत्र लिखते समय कुछ विशेष बातें हमें ध्यान रखनी होती है। कौन कौन सी बातें, देखो पहला पॉइंट तो यही है कि फिशर प्रक्षेप सूत्र जो है वो प्रक्षेपण तल से कभी भी घुमाया नहीं जाना चाहिए। फिशर प्रक्षेप सूत्र प्रक्षेपण तल से घुमाया नहीं जाना चाहिए। प्रक्षेपण तल से घुमाया नहीं जाना चाहिए। जैसे उस फिशर प्रक्षेप सूत्र कहता है पहला कार्बन ऊपरी छोर पर, शेष कार्बन श्रृंखला नीचे के छोर पर। अगर हम इसको घुमा देंगे, मान लो इसको मैं यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, या इसको यहाँ करके इसको यहाँ कर दूँ, तो फिर फिशर प्रक्षेप सूत्र घूम जाएगा। तो हो सकता है उसका विन्यास जो है वो चेंज हो जाए, D की बजाय L हो जाए। क्लियर। तो फिशर प्रक्षेप सूत्र घुमाया नहीं जाना चाहिए। अगर हम फिशर प्रक्षेप सूत्र को 90 डिग्री पर घुमा दें, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और या फिर 270 डिग्री पर घुमा दें, कितने डिग्री पर, 270 डिग्री पर, तो जो D होगा वो L में बदल जाएगा, वो L में बदल जाएगा। और जो L होगा, और अगर L होगा इस स्थिति में तो वो D में बदल जाएगा। अगर उसको 90 या 270 पर घुमा दें तो D होगा तो L में बदल जाएगा, L होगा तो D में बदल जाएगा। कैसे, देखो क्लियर करो। नब्बे 270 का क्या मतलब है, देखो ये फिशर प्रक्षेप सूत्र था हमारा। क्लियर। अब इसको समझे, ये वाली लाइन कागज के तल के नीचे थी, ये वाली रेखा कागज के तल के नीचे थी, ये वाली रेखा कागज के तल के ऊपर आ गई, ये वाला जो रेखा है यानी बंद है वो कागज के तल के नीचे गया, ये वाला बंद कागज के तल के ऊपर आ गया। अब अगर मैं 90 पर घुमाऊं, यानी इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, तो ये 90 पे घूम गया, 90 डिग्री यही होगा, यही। तो अगर मैं 90 पे घुमाता हूं तो जो नीचे वाला बंद था वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर वाला बंद था वो नीचे चला जाएगा, यानी फिशर प्रक्षेप सूत्र परिवर्तित हो जाएगा। अगर D है तो वो L बन जाएगा, L है तो वो D बन जाएगा। क्लियर। क्योंकि 90 पर घुमाने का मतलब क्या है, अगर मैं 90 पर घुमाऊं तो इसको यहाँ करूँगा, इसको यहाँ करूँगा, तो यानी जो बंद ऊपर था वो तो नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला बंद था वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर। तो फिर विन्यास बदल जाएगा, D होगा तो L हो जाएगा, L होगा तो D हो जाएगा। अब अगर मैं 180 पर घुमाऊं तो देखो क्या होगा, 270 वाला भी देख लो, 270 पर घुमाऊं, 270 पर घुमाऊं तो देखो आप
ये 90, ये वाला बंद, ये वाला समूह देखो, ये यहाँ गया 90 पे, यहाँ गया 180 पे, फिर यहाँ गया 90 पे, यानी कुल मिला के ये यूं घूम के यहाँ। क्लियर? तो यहाँ चेंज होगा, तो यहाँ चेंज होगा। अब देख लो 270 का मतलब है ये 270 घूम गया। तो जब यहाँ चेंज होगा तो ये भी क्या होगा, ऊपर वाला समूह नीचे और नीचे वाला समूह ऊपर हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी डी होगा तो एल बन जाएगा, एल होगा तो डी बन जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या कहते हैं, तीसरी स्थिति। क्लियर? ये आप समझ गए हैं। अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री पर फिशर प्रक्षेप सूत्र को घुमा दें तो डी एल बन जाता है, एल डी बन जाता है। यानी कुल मिला के वो जो यौगिक होता है वो अपने प्रतिबिंब में बदल जाता है, क्योंकि डी का प्रतिबिंब एल होता है। यौगिक अपने प्रतिबिंब में बदल जाता है कब? 90 डिग्री या 270 डिग्री घुमाने पर यौगिक जो होता है वो अपने प्रतिबिंब में बदल जाता है 90 डिग्री या 270 डिग्री घुमाने पर। इसका विन्यास क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका विन्यास भी आपको क्लियर करूंगा मैं। क्या विन्यास है इसका, डी है या एल है, वो कैसे पता लगाए। क्योंकि पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि दिया गया विन्यास है तो आपने पहले यही देखना कि फिशर प्रक्षेप के अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं लिखा। तो अगर फिशर प्रक्षेप के अकॉर्डिंग लिखा है तो आप OH देख के बता दें। ये भी फिशर प्रक्षेप के अकॉर्डिंग है, हमने OH देखा बता दिया। ये भी फिशर प्रक्षेप के अकॉर्डिंग है, हमने OH देखा बता दिया। लेकिन ये फिशर प्रक्षेप के अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें कार्बन श्रृंखला यहाँ पहुँच चुकी है, जबकि कार्बन श्रृंखला ऊर्ध्वाधर रेखा पर होनी चाहिए, इसलिए फिशर प्रक्षेप के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर इसका पता कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। लेकिन पहले ये पॉइंट देख लें, तो इसी पॉइंट में ही इसका आंसर निकलेगा। तो प्रक्षेपण तल से घुमाया नहीं जाना चाहिए फिशर प्रक्षेप को, क्योंकि अगर हम 90 या 270 पर घुमा दें तो डी होता है वो एल में बदल जाता है, और जो एल होता है वो डी में बदल जाता है। यानी यौगिक जो होता है वो अपने प्रतिबिंब में बदल जाता है। अगर हम उसको 180 या 360 पर घुमाएं, 180 डिग्री या 360 डिग्री पर, तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो डी होता है वो डी ही रहता है, और एल होता है तो वो एल ही रहता है। अगर एल होगा तो एल ही रहेगा 180 या 360 पर घुमाएं। क्योंकि 180 पर घुमाने का मतलब क्या है, 180 पर घुमाने का मतलब है ये वाला समूह जो है, देखिए 180 का मतलब हो गया ये घूम गया 180 पर, ये 180 पर घूमा, तो जो ये वाला समूह है वो यहाँ आ गया, जो ये वाला समूह है वो यहाँ आ गया। क्लियर? या 180 पर घूमेगा, ये 180 पर घूम गया, तो ये वाला समूह यहाँ आ गया, ये वाला समूह यहाँ आ गया। नहीं, जो ऊपर था वो ऊपर ही रहा, जो नीचे था वो नीचे ही रहा। ऐसे ही 360 पर घूमेगा तो एक्चुअल पोजीशन ही आ जाएगी। अगर 360 पर मान लो ये कोई समूह है, इसको मैं 360 पर घुमाऊं तो ये वापस अपनी जगह पर ही आएगा। तो अगर 180 पर घुमाएं तो फिर बंदों में कोई परिवर्तन नहीं होता, नीचे वाला बंद नीचे ही रहता है, ऊपर वाला बंद ऊपर ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में डी होता है वो डी ही रहता है, और जो एल होता है वो एल ही रहता है। अब मान लो अगर फिशर प्रक्षेप सूत्र घुमाया हुआ आपको दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया, घुमाया हुआ दे दिया, तो आप क्या करेंगे, तो आप दो अंतर परिवर्तन करेंगे। दो अंतर परिवर्तन करने इस स्थिति में, दो अंतर परिवर्तन, तो दो अंतर परिवर्तन करने पर सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दो बार अगर अंतर परिवर्तित करें हम समूहों को तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, और आपको एक्चुअल फॉर्म उसकी दिख जाएगी। दो अंतर परिवर्तन करने पर फिशर प्रक्षेप सूत्र का जो विन्यास होता है वो नहीं बदलता। वो दो अंतर परिवर्तन करने कैसे हैं वो देख लें आप लोग। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है आप उसको कैसे पहचानेंगे। सूत्र में दो अंतर परिवर्तन अगर कर दिए जाएं तो विन्यास नहीं बदलता, यानी जो डी होता है वो डी ही रहता है, और जो एल होता है वो एल ही रहता है। एल होगा तो एल ही रहेगा, डी होगा तो डी ही रहेगा। जैसे अब आपको ये दिया था, इसमें दो अंतर परिवर्तन कैसे करके पहचानेंगे आप। जैसे मेरे से ये प्रश्न पूछ लिया गया पेपर में कि दिया गया विन्यास डी है अथवा एल है, ये मेरे को बताना है। COOH H इस छोर पर OH और इस छोर पर CH3। पहले तो ये मेरे को क्लियर दिख जाना चाहिए कि ये फिशर प्रक्षेप सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं लिखा।
जब ये फिशर प्रक्षेप सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं लिखा तो इसके डीएल विन्यास का निर्धारण करने के लिए मैं इस पॉइंट को फॉलो करूंगा, क्योंकि ये फाइनल है कि ये प्रक्षेपण तल से घुमा दिया गया है, तो इसको अपनी वापस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर मैं लेके आऊँगा, कि ये कौन सा विन्यास है। देखो कैसे लाऊंगा। पहला परिवर्तन मैं क्या करूंगा, देखो पहला परिवर्तन आपने क्या करना है, फर्स्ट चेंज जो आप करेंगे वो ये जो क्षैतिज रेखा वाले समूह हैं इनको एक्सचेंज कर दें। क्षैतिज रेखा वाले समूहों को इसको इधर ले आएं, इसको इधर ले जाएं। पहला परिवर्तन आपने ये करना है, क्षैतिज रेखा वाले समूह बदल देने हैं। तो आपने पहला परिवर्तन किया क्या, COOH तो वहीं रहा, H यहीं रहा, जो OH था वो आप इस साइड ले आए और CH3 इधर आ गया। तो पहला टारगेट आपका यही है कि आपने क्षैतिज रेखा वाले समूह बदल देने हैं। उसके बाद क्षैतिज रेखा वाले समूह बदलने के बाद जो आपको कार्बन दिख रहा है, कार्बन कहाँ होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रेखा पर होना चाहिए। तो कार्बन को आप ऊर्ध्वाधर रेखा पर ले आए, ये आपने सेकंड एक्सचेंज करना है। तो पहले एक्सचेंज में आपने क्षैतिज रेखा वाले समूह चेंज कर देने हैं, और दूसरे एक्सचेंज में आपने क्या करना है, सेकंड एक्सचेंज में आपने क्या करना है, जो कार्बन है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा पर ले आना है, क्योंकि यही फिशर प्रक्षेप सूत्र कहता है। अब H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। अब ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। अब आप देखें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल अब सही आपको ये जो विन्यास था ना वो आपको 2 बार अंतः परिवर्तित करने के बाद यहाँ दिख जाएगा। तो अब आप इसको देखें कि ये D है या L है। तो आपका OH जो है अब वो बाईं ओर है, इसका मतलब ये जो विन्यास आपको दिया गया था ये L विन्यास था। तो आपको यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे यहाँ देखा OH दाईं ओर है, D यहाँ देखा OH दाईं ओर है, D यहाँ देखा OH दाईं ओर है, D यहाँ भी क्या OH दाईं ओर है, D नहीं, यहाँ OH तो दाईं ओर है पर ये विन्यास जो है L विन्यास है, ये L लैक्टिक अम्ल दिया है। वो आप लोगों ने थोड़ा गौर करना है कि ये फिशर प्रक्षेप सूत्र नहीं है। इतना कंसीडर अगर आप कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। जैसे और एग्जांपल देखिए कि कैसे पता लगता है, और एग्जांपल देख लें हम। तो जैसे मेरे को एक फार्मूला दे दिया गया, अब मेरे को पता लगाना है कि D विन्यास है या L विन्यास है। जैसे मेरे को ये लिख दिया गया COOH, इधर दे दिया गया OH, यहाँ दे दिया गया H और यहाँ दे दिया गया CH2OH। अब आप देख लें पहला कार्बन तो बिल्कुल सही है, ऊपर वाले छोर पर ही लिखा है, लेकिन शेष कार्बन इधर ही लिखे हैं क्या, नहीं, बाकी कार्बन तो यहाँ पड़े हैं, ये रहा कार्बन। तो इसका मतलब ये फिशर प्रक्षेप सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमने इसमें 2 चेंज करने हैं। पहला चेंज क्या करेंगे, फर्स्ट चेंज क्षैतिज रेखा वाले समूह जो है वो एक्सचेंज कर दें, COOH H, OH इधर आ जाएगा, CH2OH इधर आ जाएगा। तो पहली कंडीशन हमने ये लगाई कि ये इधर कर दिया क्षैतिज रेखा वाला, ये इधर कर दिया। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, CH2OH को नीचे कर देंगे और H को ऊपर कर देंगे, कार्बन श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर ले आएंगे। तो ये COOH, ये CH2OH, ये H और ये OH। अब आप OH देखेंगे तो दाईं ओर है, इसका मतलब ये विन्यास आपका D विन्यास था। ये विन्यास D विन्यास था, ये दिख रहा था लेकिन था D, क्योंकि फिशर प्रक्षेप सूत्र नहीं दिया हुआ था, ये उसमें इसने घुमाया हुआ था उसको प्रक्षेपण तल से। तो आप इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए, 2 एक्सचेंज, 2 अंतर परिवर्तन करें। 2 अंतर परिवर्तन करने के बाद सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, D ही रहता है, L ही रहता है। तो ये अगर D था तो आपको D रिजल्ट ही मिलेगा, अगर ये L होगा तो आपको आगे L रिजल्ट ही मिलेगा। 2 अंतर परिवर्तन करने कैसे, पहले क्षैतिज रेखा वाले समूह एक्सचेंज कर देने हैं, फिर जो कार्बन श्रृंखला है उसको ऊर्ध्वाधर छोर पे ले आना है। क्लियर। तो ये इस प्रकार से DL विन्यास का निर्धारण किया जाता है। अब प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त शर्कराएं जो होती हैं वो D विन्यास वाली होती हैं।
प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त शर्कराएं डी विन्यास रखती हैं और प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त एमिनो अम्ल एल विन्यास रखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त अमीनो अम्ल जो होते हैं वो एल विन्यास रखते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त शर्कराएं डी विन्यास रखते हैं। जैसे मैं ग्लूकोज बना के दिखाऊं आपको, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र ये है, CHO CH2OH H OH OH H H OH H OH, ये 4 क्रियल कार्बन है ग्लूकोज में, 1 2 3 4 क्रियल कार्बन है। अब ग्लिसरल डेड से तुलना करें तो ग्लिसरल डेड का मानक विन्यास था जो रोजनॉफ द्वारा दिया गया था, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्लिसरल डेड ये है CHO CH2OH H OH, ये ग्लिसरल डेड है। तो आप इस पार्ट को अगर देखें तो HOH CH2OH, तो यही शर्करा में पड़ा है, देखो शर्करा में यही भाग होता है HOH CH2OH। तो ये वाला OH अगर दाईं ओर था तो डी विन्यास था, तो शर्करा में ये वाला OH दाईं ओर है तो ये डी विन्यास है। समस्त प्राकृतिक शर्कराएं डी विन्यास वाली होती हैं, तो शर्करा में ये हिस्सा देखा जाता है तो ये डी विन्यास होता है। क्लियर। और अमीनो अम्ल जितने भी होते हैं वो एल विन्यास वाले होते हैं, क्योंकि जो अमीनो अम्ल हैं उनमें OH नहीं होता, अमीनो अम्ल में एमिनो समूह होता है, एमिनो समूह, तो इनका विन्यास जो होता है वो एमिनो समूह को देखकर बताया जाता है। जैसे मैं एलानिन की संरचना बनाऊं, एलानिन की, तो एलानिन की सूत्र क्या देखो, एलानिन का CH3 CH NH2 COOH, ये एलानिन का सूत्र है, CH3 CH NH2 COOH। तो ये वाला कार्बन किरेल कार्बन है, ये 1 नंबर कार्बन है, श्रृंखला के ऊपरी छोर पर लगा दिया जाएगा, 1 नंबर कार्बन श्रृंखला के ऊपरी छोर पर। किरेल कार्बन बीचों बीच आ गया, शेष कार्बन श्रृंखला यहां आ गई। अब इस कार्बन के साथ एक H जुड़ा है, एक NH2 जुड़ा है, और अगर मैं इसकी नेचुरल फॉर्म बनाऊं, एलानिन की नेचुरल फॉर्म बनाऊं, तो नेचुरल फॉर्म में समस्त अमीनो अम्ल एल विन्यास वाले होते हैं, और अमीनो अम्लों का जो विन्यास होता है वो NH2 को देखकर बताया जाता है। तो NH2 अगर बाईं ओर है तो एल विन्यास है, और प्रकृति में जितने भी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो सभी एल विन्यास वाले होते हैं, वो सभी एल विन्यास वाले होते हैं। तो हमने एलानिन का एक एग्जाम्पल लिया जिसको हमने एल विन्यास के रूप में दिखाया है, क्योंकि इनका विन्यास जो है वो NH2 देखकर बताया जाता है, अमीनो अम्लों का विन्यास जो है वो NH2 देखकर बताया जाता है। और NH2 अगर दाईं ओर होगा तो डी विन्यास होगा, बाईं ओर होगा तो एल विन्यास होगा, लेकिन प्राकृतिक अमीनो अम्लों का विन्यास जो होता है वो एल विन्यास ही होता है। समस्त प्राकृतिक शर्कराएं डी विन्यास वाली होती हैं, समस्त प्राकृतिक अमीनो अम्ल एल विन्यास वाले होते हैं। मेन टॉपिक आज का हमारा यही था कि अगर आपको दे दिया जाए निम्न के डीएल विन्यास लिखो, तो आपने पहले कंसीडर करना है कि फार्मूला फिशर प्रक्षेप के अकॉर्डिंग दिया है अथवा नहीं। अगर नहीं दिया तो उसमें 2 इंटरचेंज करें और फिर उसका आंसर दें। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो भी मेरे इसी पैटर्न पर रहेंगे। आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, तो रट्टाफिकेशन जो है वो बिल्कुल बंद कर दें आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों का रट्टा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।